यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास ने कुछ प्रमुख राष्ट्रों का निर्माण कर दिया था। उसी राष्ट्रों के अंदर एक था जर्मनी, दूसरा इटली और तीसरा हम देखेंगे ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन इसका गठन देखो, इन सब का किस तरीके से गठन हुआ, कैसे निर्माण हुआ, जिसमें हम देखते हैं जर्मनी और इटली का तो एकीकरण हुआ, जबकि जो ग्रेट ब्रिटेन है उसने भी क्या किया था, कैसे बलपूर्वक आधिपत्य स्थापित कर लिया था स्कॉटलैंड और आयरलैंड वाले क्षेत्र पर, और इन सब को मिलाकर के उसने क्या कर दिया था, यूनाइटेड किंगडम में उसका क्या कर लिया था, गठन कर लिया था। इन तीनों ही जो राष्ट्र हैं, इन राष्ट्रों के निर्माण के अंदर मुख्य तत्व था वो सेना, यानी बल से, किससे, बल से क्या किया गया था, इन तीनों ही जो राष्ट्र हैं इनका निर्माण किया गया था। तो इनसे संबंधित सारी महत्वपूर्ण समस्याओं की तरफ हम दृष्टि रखेंगे और विस्तार से आपको ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर किस तरीके से और क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और उन घटनाओं के लिए कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण थी। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार, आपका आपके परिवार कबीर क्लासेज 58 में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो सबसे पहले हम देखते हैं जर्मनी के एकीकरण के बारे में। तो यहाँ क्या लिखा, जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। अब पहला ये क्वेश्चन किया है, क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। तो देखो अब यहाँ था क्या कि जो जर्मनी के मुख्य समस्या क्या थी, हम शुरुआत करेंगे थोड़ी बैकग्राउंड से। 1815 में जो वियना कांग्रेस हुई थी, उस कांग्रेस के अंदर क्या किया था, जो जर्मन राष्ट्रवाद की पूर्ण रूप से अपेक्षा की गई थी, किसके कारण, ऑस्ट्रिया के कारण, जो मेटरनिक था उसके कारण। और इसके लिए जो नेपोलियन द्वारा 39 जो राज्यों का एक संघ बनाया गया था, जिसको इन्होंने जर्मन परिसंघ नाम दिया था, और उसका अध्यक्ष किसको बनाया था, ऑस्ट्रिया को बनाया गया था। और ऑस्ट्रिया क्या चाहता था, ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी में जबकि ऑस्ट्रिया चाहता था कभी जर्मनी क्या हो, एक नहीं हो, जर्मनी क्या नहीं हो, एक नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी सारी समस्याएं थी और उसके बाद समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन आगे आई, सेना आई। यानी एक राज्य था जिसका नाम था प्रशा, उसके नेतृत्व में इस राज्य का क्या हुआ था, गठन हुआ था, और जर्मन राष्ट्र है वो राष्ट्र क्या हुआ था, अस्तित्व में आया था। अब ऐसा क्यों, सेना ही क्यों राष्ट्र निर्माण, क्या सेना ने प्रारंभ में किया था, नहीं। तो उद्देश्य था, जो जर्मन राष्ट्रवादी हैं वो क्या करते थे, एक जर्मन संघ का गठन करने के लिए एकत्रित हुए थे, जिसमें सभी जो जर्मन राज्य थे उनके प्रतिनिधियों ने क्या लिया था, भाग लिया था। और ये निर्वाचित प्रतिनिधि क्या थे, जर्मनी के नवीन संविधान की रचना के लिए एकत्रित हुए थे। और वास्तव में वे चाहते थे कि क्या हो, जर्मनी की जो राष्ट्रीय एकता है, तो इससे जनता को बड़ी आशा थी कि क्या करेगी ये जो फ्रैंकफर्ट संसद है, ये क्या करेगी, एक जो जर्मन राष्ट्र है उस राष्ट्र को क्या करेगी, एक महान जर्मन राष्ट्र जो कैसा होगा, स्वतंत्र होगा, उसका निर्माण करेगी। और इस राष्ट्र की एकता का आधार क्या होगा, लोकतंत्र होगा। लेकिन हुआ क्या, यह फ्रैंकफर्ट संसद के अंदर जो प्रतिनिधि थे, निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अपना समय सिर्फ वाद विवाद में ही नष्ट कर दिया, और जो राष्ट्रवाद का जो जन्म होना था वो नहीं हो पाया, और जनता के अंदर जो उन्माद था या कह सकते उत्साह था, वो भी अब क्या हो गया था, शांत हो गया था। और इधर जब प्रशा के शासक को जब जर्मनी का सम्राट बनने का प्रस्ताव दिया गया, तो उन्होंने भी क्या कर लिया, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो ऐसी स्थिति में फिर जर्मनी का जो निर्माण जब राष्ट्रवादी और जो अन्य नीतियां थी वो नहीं कर पाई थी, जिसके अंदर जो निर्वासित सदस्य थे वो नहीं कर पाए थे, तो अब एक ही रास्ता था और वो रास्ता था सैन्य। तो यहाँ पर जो इस राष्ट्र का जो निर्माण है बिस्मार्क के नेतृत्व में, क्योंकि बिस्मार्क ये जानता था, आगे हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे डिटेल से। बिस्मार्क की ये नीति थी कि जब तक प्रशा की सेना का विस्तार नहीं होगा और सैन्य बल से ही क्या किया जाएगा, राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा। और इस बिस्मार्क की नीति थी रक्त और तलवार की नीति। कैसी नीति थी, इसने कहा था केवल बातों से ही, बौद्धिक बातों से या वाद विवादों से ही राष्ट्र का एकीकरण नहीं हो सकता, यानी बौद्धिक भाषणों से कुछ नहीं हो सकता, बल्कि जर्मनी का एकीकरण है जो प्रशा के नेतृत्व में क्या होगा, रक्त और तलवार की नीति, यानी ब्लड और आयरन की जो नीति है उस नीति से हो सकता था, जिसको हम लौह नीति के, रक्त और लौह की नीति से के नाम से भी जानते हैं।
तो इस नीति को कई सारे शासकों ने अपनाया और भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी हम देखते हैं, है ना। जैसे बलवंत था उसने अपनाया था। इसके बाद हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जानते, जिन्होंने भारत के एकीकरण में क्या की थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जब राष्ट्रवादी भावनाएं या जो निर्वासित सदस्य थे वो राष्ट्र का निर्माण करने में, एकता करने में जो असफल साबित हुए, तब यह जनता ने अपने सेना ने क्या कर दिया था, राष्ट्र के निर्माण के रूप में आगे आई थी। और ये एक जर्मनी नहीं, इटली में भी देखेंगे और बाकी ब्रिटेन में भी देखेंगे। जब ग्रेट ब्रिटेन का गठन होता तो उसमें क्या हुआ, सेना ही क्या बनती है, राष्ट्र निर्माता के रूप में सामने आती। अब होता क्या, डिटेल से देखेंगे। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र मतलब जनता का शासन और क्रांति यानी जो बदलाव लाने के लिए उससे अलगाव होने लगे, यानी उससे हटने लगे, उससे ये दूर रहने लग गए। अब क्या होने, दूर होने लग गए थे। पहले जो राष्ट्रवाद था उसका लक्ष्य क्या था, जनतंत्र की स्थापना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वो क्या स्थापित करना चाहते थे, लोकतंत्र की स्थापना चाहते थे। और इसके लिए तो फ्रैंकफर्ट संसद से लोगों ने आशा की थी, लेकिन जब ऐसा हुआ नहीं और जब क्रांति यहाँ पर की गई तो क्रांति भी क्या हो गई थी, असफल हो गई थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर धीरे धीरे अब यूरोप से और यूरोप के अंदर क्या वैसा ही प्रभाव अब जर्मनी के अंदर आया। तो अब राष्ट्रवाद का क्या हो गया, जनतंत्र और क्रांति से धीरे धीरे अलगाव यानी इससे दूर होने लग गए थे। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का क्या किया, इस्तेमाल किया। पहले जिनका इस्तेमाल ये क्रांति, जनतंत्र या गणतंत्रवादी करते थे, तो अब जब इनका अलगाव हो गया तो अब रूढ़िवादियों के लिए बड़ा अवसर उपस्थित हुआ और उन रूढ़िवादियों ने इस राष्ट्रवादी भावनाओं को अपना जो प्रभुत्व है वो बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया था। वो कैसे किया था ये भी सारा हम समझेंगे। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता जिसमें जर्मनी और इटली एकीकृत होकर क्या बने थे, राष्ट्र राज्य बने। क्यों? क्योंकि यहाँ के चाहे वो जर्मनी हो चाहे इटली हो, उन्होंने किसके लिए, राजतंत्र के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, राजतंत्र के नेतृत्व में ही राष्ट्र का एकीकरण किया। और इसके लिए कोई जनतंत्र या जनता को अधिकार नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि जैसे बिस्मार्क जैसों की यही तो नीति थी, काउर जैसों की, ये पूरे राजतंत्र के ही समर्थक थे और गणतंत्र या प्रजातंत्र के पूरे विरोधी थे। क्योंकि इन दोनों का मानना था कि केवल भाषणों से राज्य का गठन नहीं हो सकता और इसके लिए क्या चाहिए, ताकतवर सेना होनी चाहिए, राज्य को क्या होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए। और इसी आधार पर इन्होंने राज्यों का क्या किया था, राष्ट्र राज्य के रूप में गठन किया। जैसा आपने देखा, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वासित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का क्या किया था, प्रयास किया था। यही तो थी फ्रैंकफर्ट संसद, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये कहाँ पर, फ्रैंकफर्ट में बुलाई। लेकिन ये क्या हो गई, असफल हो गई, इसका कोई प्रभाव ही नहीं निकला। केवल निर्वासित सदस्यों में तो वाद विवाद में ही अपना समय नष्ट कर दिया। और इधर ऑस्ट्रिया भी बार बार क्या कर रहा था, हस्तक्षेप कर रहा था। तो इसी कारण क्या हुआ, इनका निर्णय सफल नहीं हो पाया। मगर राष्ट्र निर्माण की ये उदारवादी पहल, कैसी पहल है, उदारवादी पहल राजशाही और किसके लिए, फौज की ताकत ने क्या कर दी थी, मिलकर के दबा दी थी। यानी इन दोनों ने इसको क्या कर लिया था, अब उबार नहीं आने दिया था। इसके लिए क्या हुआ था, अब सेना का ही पुनर्गठन एकमात्र रास्ता रह गया था। अब उनका परसा के बड़े भूस्वामियों ने भी क्या किया, समर्थन किसका, जो राजशाही थी और फौज की ताकत थी, इनका भूस्वामी यानी जमीन के जो बड़े मालिक थे उन्होंने भी क्या किया, सपोर्ट, यानी जागीरदार कह सकते, सामंत कह सकते, उन्होंने। तो कुल मिलाकर के जो राष्ट्रवादी लोग थे उनको क्या कर दिया, इन्होंने दबा दिया था। या ऐसा कह सकते हैं जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से जो जर्मन राष्ट्र का गठन करना चाहते थे उनको दबा दिया गया। इसके पश्चात परसा ने एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया था। वैसे इसके लिए परसा का जो शासक थे फ्रेडरिक विलियम से तुर्क ने, उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन वो जब सफल नहीं हुए थे तो उसी समय एक व्यक्तित्व उभर कर आता है और जिसका नाम है ओटो वॉन बिस्मार्क, जो सामान्य होता है फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, वो इस राष्ट्र का क्या हो जाता, मुखिया बन जाता। किसका, परसा का मुखिया, और मंत्री के पद तक वो क्या होता है, पहुंच जाता है, यानी चांसलर के जो पद पर पहुंच जाता। और जब वो पद पर पहुंचता है तो पहुंचते ही क्या करता है, वो सबसे पहले सैन्य पुनर्गठन पर क्या देता है, ध्यान देता है।
तो ये इस प्रक्रिया का जन्म था, किसकी, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का, जिसने पर्सा की सेना और नौकरशाही की क्या ली, मदद ली। और इसकी मदद से इसने क्या कर दिया, जर्मनी को क्या कर सॉरी अपने पर्सा को क्या कर दिया था, जो सैनिक दृष्टि से बढ़ाई क्या बना दिया था, सुदृढ़ बना दिया था। और इसने 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में क्या हुई थी, पर्सा की जीत हुई थी। अब ये 3 युद्ध बड़े महत्वपूर्ण थे, जिन युद्धों के अंदर क्या हुआ था, इस जो जर्मनी है उसका एकीकरण हो गया था। इस युद्धों में कौन से थे मुख्य युद्ध, उनके बारे में मैं थोड़ी आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। तो इस युद्ध के अंदर पहला युद्ध जो डेनमार्क के विरुद्ध लड़ा गया था, इस युद्ध के उद्देश्य क्या था, एक तो पर्सा खुद की ताकत का आकलन करना चाहता था कि उसकी सैनिक ताकत क्या है, तो इसमें पर्सा ने ऑस्ट्रिया का सहयोग लिया और ऑस्ट्रिया के सहयोग से क्या कर दिया, डेनमार्क को हरा दिया था। फिर दूसरा युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंदर जिसको हम सेडोवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध के अंदर महत्वपूर्ण क्या हुआ, इस युद्ध में पर्सा ने सैनिक बल पर ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया और फ्रांस को अलग रखने में सफलता प्राप्त कर ली। और अगला तीसरा युद्ध जो हुआ, सेडान का युद्ध, जो किसके विरुद्ध लड़ा, फ्रांस के विरुद्ध लड़ा, 1870 में लड़ा। और इस युद्ध में क्या कर लिया, फ्रांस को हराया ही नहीं बल्कि फ्रांस के जो शासक थे नेपोलियन तृतीय, उनको बंदी भी बना लिया था। तो इस तरीके से अब इन आस पड़ोस के क्षेत्र में, यूरोपीय क्षेत्र के अंदर क्या हो गया था, पर्सा की धाक जम गई। और इसी जो सेडान के युद्ध के साथ ही क्या हो गया था, पर्सा का एकीकरण संपूर्ण हो गया था, यानी पूरा हो गया था। ये कब पूरा हुआ था, 18 जनवरी 1871 को। और इसी समय वर्सा का जो महल था उसके अंदर क्या हुआ, एक समारोह हुआ। और इस समारोह के अंदर जो पर्सा के राजा थे विलियम प्रथम, तो और विलियम प्रथम को क्या कर दिया गया, पर्सा का जो शासक घोषित कर दिया, क्या कर दिया गया, पर्सा का शासक बना दिया गया था। यही डेट है 18 जनवरी 1871। सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क समेत पर्सा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्सा के महल के एक बेहद ठंडे शीश महल जो हॉल ऑफ मिरर्स में हुई। और सभा ने क्या किया, पर्सा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की क्या कर दी, घोषणा कर दी। अब यहाँ देख सकते हो, ये जो संसद का ही फोटो है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये, तो ये वो शीश महल में संसद हुई थी। इसमें आप नीचे पढ़ भी सकते हो कि आंतान वान बर्नर की करती वर्साई के हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन साम्राज्य की घोषणा चित्र में बीच में काइजर और पर्शिया सेना के मुख्य कमांडर जनरल वान रून, ये वान रून का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। इनके नेतृत्व में निरंतर पर्सा की सेना का विस्तार किया और इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े उन सारे युद्धों में जनरल वान रून के नेतृत्व में पर्सा की सेना ने क्या पाई थी, विजय प्राप्त की थी। उनके पास में बिस्मार्क है, ठीक है, ये देख सकते हो, जो बिस्मार्क के 70वें जन्मदिन पर उसको क्या कर दी गई थी, भेंट कर दी गई थी। ये सारे खड़े हैं। अब देखते हैं इससे आगे थोड़ा सा ये देख लेते, फिर हम बिस्मार्क के बारे में देखेंगे। तो जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में पर्सा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को क्या करता है, दर्शाता है। क्यों, क्योंकि पर्सा ने सैन्य बल पर ही क्या किया, जर्मनी का एकीकरण। इसीलिए तो शुरुआत में क्या सेना क्या करती है, राज्य का निर्माण करती है, तो बिल्कुल करती है। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा बनाई, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया और पर्सा द्वारा उठाई गई इन कार्रवाइयों को बाकी जर्मन के लिए अक्सर एक मॉडल बना था, यानी बाकी सब ने इनका क्या किया था, अनुसरण किया था। इस अनुसरण करने का कारण भी यही था क्योंकि जर्मनी का जो एकीकरण है वो किसने, पर्सा ने कर दिखाया था। तो इससे लोग अब मानने लगे कि जो भी कार्य पर्सा कर रहा है वो जर्मन राष्ट्र की उन्नति के लिए ही कर रहा है, जर्मन राष्ट्र के सुदृढ़ता के लिए ही कर रहा है। तो इसी कारण उनको मॉडल के रूप में अब प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। अब ये है आपका जो जर्मनी का एकीकरण का पूरा मैप है आपके सामने। इस मैप के अंदर हम देख सकते हैं कि ये अलग अलग राज्य है जो कब से कब तक जर्मनी का गठन हुआ था, एकीकरण 1866 से लगाकर 1871 तक जर्मनी का जो एकीकरण संपूर्ण हुआ था। ये आप देख सकते हो, ये जो पर्सा का राज्य था, ठीक है, यहाँ तक पर्सा फैला हुआ था। बाद में धीरे धीरे इन्होंने विभिन्न युद्धों के माध्यम से ये विजित किया था, जैसे स्लेस्विंग ये 1866 में डेनमार्क से जीता था। फिर इधर ये लाइनलैंड, वेस्टमार्क, ये सारे क्षेत्रों को धीरे धीरे क्या किया था पर्सा ने। ये सारा यहाँ डिटेल हम देख सकते हैं और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको।
यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। और जर्मन महासंघ से बेदखल ऑस्ट्रेलियाई भाग, जो इनको यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये बाहर कर दिया गया था। और फिर जो ये थोड़ा सा ग्रीन वाला जगह जगह दिख रहा है, ये जर्मन महासंघ की स्थापना हेतु परसा में क्या किया गया था, 1867 में शामिल हो गया था। और फिर जर्मन राज्य की स्थापना हेतु जो दक्षिणी जर्मनी वाला ये क्षेत्र बाद में शामिल किया गया। और फिर फ्रांस और प्रसा का युद्ध था, उससे ये वाला छोटा सा ये क्षेत्र इधर क्या कर लिया गया, जीत लिया गया। यहाँ पर हम देखते हैं एक ये बिस्मार्क का फोटो देख सकते हो, व्यंग्य चित्र, जो जर्मन राइक स्टैंक, जो जर्मन संसद को कहा जाता है, जैसे पार्लियामेंट थी जर्मन, उसको उसमें ऑटो वन मन फिगारो से वियना 5 मार्च 1876। इसमें क्या हुआ था, इनको एक क्या है ये छड़ लिए हुए दिखाया गया है, तो इसको घुमा रहा है, तो ये जो पीछे टेबलों के बेंच के नीचे जो निर्वासित प्रतिनिधि हैं वो छुप जाते, मतलब ये एक व्यंग्य किया गया था। मतलब यही है, इससे यही समझना है कि जो बिस्मार्क थे उन्होंने अपने सैन्य बल से क्या कर दिया था, निर्वाचित जो प्रतिनिधि थे उनको दबा दिया था, उनका क्या कर लिया था, दमन कर दिया था। और सैन्य बल पर क्या किया था, जो जर्मनी है उसका एकीकरण कर लिया था। इटली के बारे में देखेंगे तो जैसे जर्मनी को भी वियना कांग्रेस के बाद में जर्मनी के साथ भी अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं किया था, वहाँ राष्ट्रवाद को रोकने का प्रयास किया, वैसे ही इस 1815 की जो वियना कांग्रेस थी इसमें इटली के साथ भी अनुचित और प्रतिक्रियावादी व्यवहार किया गया था। और यहाँ क्रांति पूर्व के जो राज्य और राजवंश है उनको वापस क्या कर दिया था, स्थापित कर दिया गया था। लोम्बार्डी और वेस्निया इसके क्षेत्र जो वो ऑस्ट्रेलिया को दे दिए गए थे। और जो बीच में जो मध्य इटली था वहाँ प्रतिक्रियावादी जो पोप की सत्ता स्थापित करके क्या किया गया था, जो यहाँ की जो इटली की जो राष्ट्रीयता है उसको क्या कर दी गई थी, बाधित करने का काम कर दिया गया था। और यहाँ भी वैसे जैसे जर्मनी के एकीकरण में भी मुख्य बाधा ऑस्ट्रिया था, वैसे इटली के एकीकरण में भी क्या था, मुख्य बाधा ऑस्ट्रिया था। और भी बहुत सारी समस्याएं थी जिनका हम डिस्कस तो इसमें आज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैसा सारी समस्याओं का डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जर्मनी की तरह इटली में भी क्या था, राजनीतिक विखंडन का एक क्या था, बड़ा लंबा स्थान था। यानी यहाँ पर एकता नहीं थी, राजनीतिक एकता नहीं थी, यानी जो यहाँ की जो राजनीति थी वो टुकड़ों में बटी हुई थी। यहाँ की यानी ऐसा है कि इटली के जो राज्य थे वो विदेशी शासकों के अधीन क्या हुए थे, बंटे हुए थे। ये आगे देखेंगे, बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग के नेतृत्व में, कोई किसी पर हैब्सबर्ग का राज्य था, किसी पर ब्रूव वंश का राज्य था। और इन सारे जो राजवंश थे उनकी क्या थी, उनकी जो सहानुभूति, जो राष्ट्रीय आकांक्षाएँ थी इटली के लोगों की, उनके प्रति नहीं थी। और उन्होंने क्या किया था, इसका विरोध किया था। और जो पोप था उस पोप ने भी क्या था, विरोध किया था, सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न की थी। तो ये बहुत सारी बाधाएं थी जिनके कारण क्या था, इटली का एकीकरण संपन्न नहीं हो पा रहा था। तो इटली के अनेक वंशानुगत राज्यों और जो बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में क्या हुआ था, बिखरा हुआ था, यानी इनके अंदर इटली का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। उन्नीसवीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था, 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें केवल एक सार्डिनिया पिटमांट में ही इटालवी राजघराने का क्या था, राज्य था। और इसको ध्यान रखना, जैसे हमने इटली वाले पार्ट में देखा था, इटली का एकीकरण वहाँ का एक राज्य था परसा, उसके नेतृत्व में हुआ। वैसे ही जो अपने जर्मनी का एकीकरण जो किसके नेतृत्व में हुआ था, परसा राज्य में, जबकि इटली का एकीकरण इसी सार्डिनिया और पिंडमांट राज्य के क्या होगा, नेतृत्व में होगा था। तो यहाँ पर ही था। तो धीरे धीरे यहीं से क्या आने लगा, जो एक इटली का जो एकीकरण है उस एकीकरण की योजना क्या आने लगी, धरातल पर आने लगी थी। उत्तरी भाग पर ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था, मध्य इलाकों पर पोप का शासन था, और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के ब्रूओ राजाओं के अधीन थे। तो इस तरीके से क्या हुआ था, इटली का जो अधिकतर हिस्सा विदेशियों के ही अधिकार में था। और इटालवी भाषा भी साझा रूप से हासिल नहीं किया था, जैसे पोलैंड वगैरह वाला क्षेत्र का हमने देखा था, वहाँ भाषा ने क्या किया था, जुड़ाव का माध्यम बनी थी। लेकिन यहाँ इटली में ऐसा नहीं था, क्योंकि अभी भी जो इटली के अंदर क्या था, उसकी जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, उन भाषाओं के विविध रूप अभी भी क्या थे, फैले हुए थे, और स्थानीय रूप उनके मौजूद थे। इसी दरमियान एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जिनके बारे में हम देखेंगे, और वो व्यक्तित्व है जिसका नाम है जूसेप्पे मैत्समी। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि जो जर्मनी वाला एकीकरण था, जो बिस्मार्क
का महत्वपूर्ण योगदान था जर्मनी के एकीकरण में। वहाँ हम देखें तो जर्मनी का एकीकरण है वो एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द जाकर के पूर्ण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इटली का एकीकरण में 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का योगदान था। उसमें एक था जूसेप्पे मैज़िनी, और दूसरा था अपने जो यहाँ का मंत्री था कावूर, और तीसरा था गैरिबाल्डी। तो इन तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे, और इन तीनों ने ही क्या किया था, मिलकर के जो इटली का जो एकीकरण है उस एकीकरण को संपूर्ण किया था। तो 1830 के दशक में जूसेप्पे मैज़िनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए क्या किया था, एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की क्या की थी, कोशिश की थी। उसने क्या किया था, अपने उद्देश्यों का प्रचार करने के लिए एक यंग इटली नामक संगठन, इसका गठन कब होता है, 1831 को यंग इटली नामक एक संगठन की क्या की थी, स्थापना की थी। जो कैसा संगठन था, एक गुप्त संगठन था, यानी एक ये गुप्त राष्ट्रवादी संगठन था, जिसने एक पहले यहाँ संस्था हुआ करती थी कार्बोनरी, उस कार्बोनरी नामक संस्था का इसने क्या कर लिया था, स्थान ले लिया था। और ये जो संगठन था अपेक्षाकृत अपने उद्देश्य के प्रति अधिक निश्चित थे, और इसका जो नेतृत्व है वो जूसेप्पे मैज़िनी के नेतृत्व में क्या था, अधिक गतिशील था। इस कारण इसने क्या किया था, इटली के लोगों के अंदर क्या किया था, राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का काम किया था, और सशस्त्र क्रांति वाली जो बात थी वो करने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया था, इसी जो यंग इटली के नेतृत्व में किया गया। यंग इटली, यंग यूरोप जैसे संस्थाओं की स्थापना जूसेप्पे मैज़िनी द्वारा की गई थी। 1831 और 1848 की क्रांतिकारी, तो यहाँ जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई उसके बाद क्रांतिकारी विद्रोह हुए, लेकिन ये विद्रोह क्या हो गए, असफल हो गए। कैसे हो गए, असफल हो गए थे। तो यहाँ महत्वपूर्ण रूप से जो विद्रोह की घटनाएं हुई थी उन घटनाओं को उतनी सफलता नहीं मिली थी। हालांकि पहली जो क्रांति हम देखते हैं तो वो क्रांति कब हुई थी, जुलाई 1830 में हुई थी, लेकिन ऑस्ट्रिया ने क्या कर दिया था, उसको सफल नहीं होने दिया था। दोबारा 1848 के अंदर हुई थी, तब भी क्या था, वहाँ के देशभक्तों ने राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का प्रयास किया था, और इटली के जो समस्त राज्यों के क्रांतिकारियों ने इस संघर्ष में भी भाग लिया था। लेकिन फिर से ये क्रांति क्या हो गई थी, असफल। किसके हस्तक्षेप से, ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से। तो इस तरीके से जो क्रांति के जो प्रयास थे वो क्या हो गए, असफल हो गए। तो ऐसी स्थिति में अब क्या था, अब जो सारी जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर आ गई थी, वो सार्डिनिया के ऊपर आ गई थी। किसके ऊपर, सार्डिनिया और पिंडमांड था, उसका जो शासक था विक्टर एमानुएल द्वितीय, उन पर आ गई थी कि वो क्या करें, इटालवी जो राज्य हैं उनको जोड़ने की जिम्मेदारी निभाए, यानी इटली के जो एकीकरण है उस एकीकरण को क्या किया, संपूर्ण करे। और जो इटली का जो इतिहास था उस इतिहास में भी पहली बार सभी लोगों ने एक ही उद्देश्य के लिए आवाज़ उठाई, और पहली बार पिंडमार्टवादियों ने क्या किया था, संपूर्ण इटली की जो स्वतंत्रता उसका क्या किया था, बीड़ा भी उठाया था। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में क्या था, एकीकृत इटली उनके लिए क्या था, आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। किसके लिए, अभिजात वर्ग के लिए, कि भाई इटली अगर एक होगा तो उसका इटली का क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, और राजनीतिक प्रभुत्व भी इटली का यूरोप के अंदर क्या होगा, बढ़ेगा। और उसी समय एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिसका योगदान, जिसका नाम है कावूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने के लिए क्या किया था, जन आंदोलन का नेतृत्व किया। ये न तो एक क्रांतिकारी था, नई जनतंत्र में यानी जनता के शासन में विश्वास करने वाला था। ये किसका, और इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीरों और शिक्षित सदस्यों की तरह ये कावूर भी इतालवी भाषा से कई अधिक क्या बोलता था, फ्रेंच भाषा अच्छी तरीके से क्या करता था, बोलता था। तो इस तरीके से इसका कोई लगाव नहीं था, वैसे इटली से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी इसने क्या किया था, इटली का जो एकीकरण है उस एकीकरण के लिए इसने क्या किया था, सहयोग किया था। और इसके लिए इसने क्या किया था, जो सैनिक बल पर यानी जो सार्डिनिया और पिंडमार्ट है इसके नेतृत्व में क्या किया था, इटली का जो एकीकरण है उस एकीकरण को इसने प्रारंभ किया था और अंत में पूर्ण भी किया था। फ्रांस ने सार्डिनिया और पिंडमार्ट की एक चतुर फ्रांस से किसने की थी, फ्रांस से सार्डिनिया पिंडमार्ट की एक चतुर कूटनीति की संधि, जिसके पीछे क्या था, कावूर का हाथ था, जिससे सार्डिनिया पिंडमार्ट 1859 में क्या किया था, ऑस्ट्रेलियाई बलों को क्या था, हरा पाने में क्या हो गया था, सफल हो गया था। क्या हो गया था, सफल हो गया था। अब देखो ये सफल क्या, यहाँ इसके कुछ प्रमुख जो घटनाएं हैं उस घटनाओं की तरफ मैं आपको
दृष्टि डालना चाहूँगा। तो इस घटनाओं के अंदर क्या हुआ था, जो ऑस्ट्रिया के साथ में युद्ध किया गया था, कब, 1859 को ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंदर जो फ्रांस है, उस फ्रांस ने किसका सहयोग दिया था, जो सार्डिनिया का सहयोग दिया था। और किसकी कूटनीति के कारण, इसी कावूर की कूटनीति के कारण। हालांकि सार्डिनिया का सहयोग फ्रांस ने बीच में ही फिर ले लिया था और ऑस्ट्रिया से संधि कर ली थी, लेकिन इसमें अपने उद्देश्य में काफ़ी कुछ सहयोग रहा। और जो इस युद्ध का समापन विल्फ्रेंगा की संधि से हुआ था, और इससे सार्डिनिया को क्या मिल गया था, लोब्रांडी। आगे मानचित्र में भी ये सारा कुछ हम देखेंगे। जो नेपोलियन तृतीय, जो उस समय फ्रांस का शासक था, उसके और कावूर के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे पोलम्बियर्स गुप्त समझौते के नाम से जाना जाता है। तो नियमित सैनिकों के अलावा जूसेप्पे गैरिबाल्डी महत्वपूर्ण, इसके बारे में एक हम स्रोत भी देखेंगे, के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने क्या किया था, युद्ध में हिस्सा लिया था। मतलब देखो, जो इटली का एकीकरण है वो अलग अलग चरणों के अंदर जो क्या था, संपन्न हुआ था। प्रारंभ के अंदर तो क्या किया था, कावूर का नेतृत्व था। कावूर ने काफ़ी सारे इलाकों को क्या किया था, कंट्रोल में लिया था। फिर मध्य इटली वाला जो इलाका है, उस इलाके को क्या लिया गया, कंट्रोल में लिया गया। और फिर जो दक्षिणी इटली है उसका, तो जो दक्षिणी इटली का जो क्षेत्र था, उसको जो एकीकरण के अंदर जो शामिल करवाने में महत्वपूर्ण योगदान था, वो किसका था, इसी जूसेप्पे गैरिबाल्डी का। ये एक निस्वार्थ व्यक्ति था जिसने इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और बाद में अपने द्वारा जीते गए क्षेत्र इसने जो इटली के शासक थे उसको क्या कर दिए थे, समर्पित कर दिए थे। इसने क्या किया था, 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए। कौन, गैरिबाल्डी। और उनके सशस्त्र संघर्ष जो कितने थे, 1000 थे। उन्हें 2000 के नाम से भी जाना जाता है, या लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है। और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का भी इन्होंने समर्थन प्राप्त करने में क्या रहे, सफल रहे थे। 1861 में इमानुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का क्या कर दिया था, जब राजा घोषित कर दिया गया था तब, मगर इटली के अधिकांश निवासी जिनमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, यानी ये तो हो गया था, सारा एकीकरण हो गया था, लेकिन वह जनता के अंदर ऐसी राष्ट्रीयता की भावना अब तक नहीं आई थी। क्यों, क्योंकि वो लोग कैसे थे, निरक्षर थे। और उनके अंदर क्या था, ये जो अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे, यानी उनको जानते नहीं थे, उनसे परिचित नहीं थे। और दक्षिण इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने तो इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था। अब ये इटालिया क्या थी, इनके नेतृत्व में भी मानते थे कि ये ला टालिया, और ला टालिया क्या है, विक्टर जो एमानुएल है उसकी पत्नी है, जो क्या है, जो सार्डिनिया और पिंडमार्ट का राजा है उसकी क्या है, पत्नी है। अब हम देखेंगे जूसेप्पे गैरिबाल्डी के बारे में, जो 1807 से 1882, ये संभवतः इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे मशहूर था। उनका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में संलग्न था। जो तट से होने वाला व्यापार था, समुद्री तटीय, वहाँ से संलग्न था, यानी वो व्यापार का कार्य ये किया करते थे। और वो संघीय व्यापारिक नौसेना में क्या था, एक नाविक था, खुद भी नाविक का काम किया करता था। और 1833 में उसकी मुलाकात मैसिनी से हुई और वो यंग इटली आंदोलन से जुड़ गया था। कमेंट करके आपको बताना कि यंग इटली आंदोलन या इसका गठन कब किया था मैजिनी ने। 1834 में वो पिंडमार्ट के गणतंत्रीय विद्रोह में भी उसने भाग लिया था। हालांकि क्या हुआ था, ये इस विद्रोह को क्या कर लिया था, कुचल दिया गया था। और ऐसी स्थिति में गैरिबाल्डी को क्या करना पड़ा था, अपनी जान बचाने के लिए कहाँ, दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा, जहाँ वो 1848 तक निर्वाचन में रहा। और 1854 में उसने विक्टर इमानुएल द्वितीय का समर्थन किया, जो इटालवी राज्यों को एकीकृत करने का क्या कर रहा था, प्रयास कर रहा था। और 1860 में गैरिबाल्डी ने अभियान किया था दक्षिण इटली की तरफ, जिसको एक्सपीडिशन ऑफ 1000 यानी 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। और इस अभियान में नए सदस्यों जुड़ते गए और जब तक ये यहाँ पहुँचे कितने हो गए, 30,000। इन्हें द रेड्स के नाम यानी लाल कुर्ती दल के नाम से भी लोकप्रिय हुए, क्योंकि इनके जो व्यक्ति थे वो क्या कैसी कमीज़ पहनते थे, लाल कमीज़ का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। 1867 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने एक सेना पेपल्स राज्यों से लड़ा। अभी मैं मैप में बताऊंगा ये कौन से। रोम गई, जो इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी, और वहाँ एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। और रेड शर्ट फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाए, मतलब वो हार गए।
1870 में जब पर्सा से युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपनी क्या हुई सेना हटा ली। जो पर्सा का एकीकरण हुआ था, लास्ट वाला जो सेडान का युद्ध लड़ा गया था, उस युद्ध के अंदर पर्सा और फ्रांस में युद्ध हुआ था। तो ऐसी स्थिति फ्रांस की जब स्थिति कमज़ोर हुई थी तो फ्रांस को रोम से अपनी सेना वहाँ पर्सा के विरुद्ध भेजनी पड़ी। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ था, इनको मौका मिला और पेपल्स राज्य का इटली में क्या हो गया था, एकीकरण। तो इस तरीके से क्या हुआ था, इटली का एकीकरण जो मैसनी था, कावूर था और गैरीबाल्डी, इन तीनों ने मिलकर किया था। और कावूर की कूटनीति था और मेजनी का जो आदर्श और उसकी नैतिक शक्ति थी, उसने एकीकरण को क्या बनाया था, सफल बनाया था। तो इस तरीके से ये इटली का जो महत्वपूर्ण है वो एकीकरण संपन्न हुआ था। अब हम मैप की तरफ लौटेंगे। उससे पहले आप ये देख सकते हो यहाँ पर एक व्यंग्य किया गया है जिसके अंदर क्या है, गैरीबाल्डी सार्डिनिया पिंडमार्ट के राजा थे। विक्टर एमानुएल द्वितीय को इटली नामक बूट पहनाने की कोशिश करते हुए 1859 का अंग्रेजी व्यंग्य है ना। हालांकि जो अंग्रेज़ों ने क्या की थी, उस समय इस गैरीबाल्डी की मदद की थी, वहाँ सिसिली राज्यों तक पहुँचने के लिए अपने जहाज़ के माध्यम से इसको पहुँचाया था। और जब फ्रांस ने भी हस्तक्षेप की कोशिश की थी और इसका प्रस्ताव जब इंग्लैंड के सामने रखा था, तो इंग्लैंड ने क्या किया था, उस प्रस्ताव को माना नहीं था। और इसी कारण ये जो गैरीबाल्डी इन दोनों ही सिसिलियों पर क्या किया था, अधिकार करने में सफल हुआ था। और तो यहाँ पर वही व्यंग्य किया गया है कि गैरीबाल्डी जो अपना अभियान कर रहा था उसके अंदर इटली का एकीकरण करना चाहता है। किसकी मदद कर रहा है उसमें ये गैरीबाल्डी, ये किसकी, विक्टर एमानुएल द्वितीय की। उसी को इस जो कार्टून या फोटो में दिखाया गया है। अब हम इन मैप को देखेंगे, ठीक है ना। ये जो मैप है इटली के दोनों ही, इन मैप को हम देखेंगे तो इनमें ये जो दोनों सिसिली हैं उनके राजतंत्र हैं। और जो पेपल का राज्य इधर ये आप देख सकते हो, ये पेपल का, ये टस्कनी, मेडोना, परमा, ये लोम्ब्राडी, वेस्निया, ये जो सेवोई सार्डिनिया है, इधर राज्य था ये सार्डिनिया का। तो ये अलग अलग राज्य हैं जो अलग अलग भागों के अंदर क्या हुए थे, बंटे हुए थे। और इन सब का एकीकरण किस तरीके से हुआ था, उसी एकीकरण को हम थोड़ी इस साइड वाले मानचित्र के अंदर क्या हुए थे, घटना के रूप में देखेंगे। ये वाले क्षेत्र भी क्या थे, इटली के थे। तो इन सभी क्षेत्रों का क्या हुआ था, अधिकार कर लिया गया था। तो ये किस तरीके से हुआ इन क्षेत्रों का अभियान, तो उन्हीं सब के बारे में अभी हम थोड़ा यहाँ डिटेल से इस दूसरे मानचित्र की तरफ आएंगे जिसके अंदर सारे सन दर्शाए गए हैं कि कौन से सन में कौन सी घटनाएं घटी थी। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में जो यहाँ देख लीजिए 66 है, 58 है, 58 से 60 है, 1870 है और 1860 है और 1858 के अंदर है। तो सबसे पहले 1858 की घटनाएं हम देखते हैं। तो 1858 में क्या होता है, पोलम्बियर समझौता होता है। कौन सा समझौता होता है, पोलम्बियर गुप्त समझौता, जो नेपोलियन और कावूर के बीच में होता है। और इसमें क्या करता, नेपोलियन कौन था, ये नेपोलियन थर्ड फ्रांस का शासक था। ये क्या करता है, इस सार्डिनिया की मदद करता है, यानी कावूर की क्या करता है, मदद करता है। और इसकी मदद से सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया में क्या युद्ध होता है। युद्ध के बाद में 1859 में विल फ्रैंका की जो संधि होती है और इस संधि द्वारा लोम्ब्राडी ऑस्ट्रिया को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये जो लोम्ब्राडी वाला क्षेत्र है ये ऑस्ट्रिया को क्या होता है, सॉरी ऑस्ट्रिया नहीं, अपने सार्डिनिया को क्या होता है, मिल जाता है। और इसके वो है 1860 की। देखो ये इलाका सार्डिनिया था, इधर वाला इलाका क्या था, ये अपना पिंडमार्ट था। तो ये तो दोनों पहले से ही थे। ये तो जो कोर्सिका जो द्वीप था जो किसका था, फ्रांस के अधीन था। और इसके बाद में जो इधर वाला ये लोम्ब्राडी, ये मिल गया था इनको 1859 का जो ऑस्ट्रेलिया और सार्डिनिया के बीच में युद्ध हुआ था, विन फ्रैंका की संधि, उसके बाद मिल गया था, ठीक है। फिर अब 1860 की घटना, ये दोनों ही सिसिली है इधर वाले क्षेत्र, उनके बारे में भी हम देख लेंगे। ये जो दक्षिण इटली वाला जो इलाका है यही वाला है, तो इसी इलाके के बारे में। तो 1860 में होता क्या है, इस 1860 में मध्य इटली का विलय होता है। ये जो बीच वाला क्षेत्र है ना, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 1858 से 1860 वाला ये वाला क्षेत्र और थोड़ा सा इधर वाला, इस क्षेत्र का क्या होता है, विलय। इसमें क्या होता है, इसमें जो निस और सेवाय के जो क्षेत्र वो तो फ्रांस को मिलते हैं। और गैरीबाल्डी ने क्या किया था, जो नेपाल और सिसिली उसको जीत कर ये सार्डिनिया को सौंप दिए थे। और पोप का जो राज्य होता है वो भी क्या मिल जाता है, किसको मिल जाता है,
सार्डिनिया को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से ये 1860 का जो इलाका दर्शाया गया वो उस समय तक क्या हो गया था, एकीकरण के अंतर्गत आ गया था। फिर ये क्षेत्र आपको देखते हैं, ये बीच में ये मध्य वाला ये क्षेत्र था ना, और उसके बाद ये 1876 वाला ये रोम है। तो रोम का विलय काफ़ी बाद में हुआ था, जब कब जाकर हुआ था, 1870 में ही रोम पर जो इटली का क्या हुआ था, अधिकार हो पाया था। जब क्या हुआ था, 1817 में सेडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच में। तब फ्रांस ने यहाँ से क्या कर दी थी, अपनी सेनाएं हटा दी थी, और उसके बाद ही इस पर क्या हुआ था, जो इटली का क्या हुआ था, अधिकार हो पाया था। तो इस दौर एक घटना और देख लेते, इधर यहाँ लिखा हुआ है 1866 ये वाला। अब 1866 थोड़ी पीछे छूट गई थी, इसमें क्या हुआ था, ये वेस्निया क्षेत्र, ये देख सकते हो ये वाला, और वेस्निया क्षेत्र जो है 1866 में क्या हो गया था, इसका जब है इटली में क्या हो गया था, विलय हो गया था। इस युद्ध में भी क्या किया था, जर्मनी और जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सेडोवा का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर जर्मनी और अपने जो प्रसा और जो सार्डिनिया वो मिलकर के उन्होंने क्या किया था, ऑस्ट्रिया का सामना किया था। और इसी कारण जो इसके बाद जो समझौता हुआ था, उस समझौते के बाद में जो 1866 में वेस्निया का क्षेत्र है वो क्या हुआ था, इटली को प्राप्त हुआ था। इस तरीके से हमने इटली का क्या देखा, पूरा एकीकरण हमने समझ लिया था। अब हम समझेंगे जो ब्रिटेन की अजीब दास्तां, जो ग्रेट ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम का जो गठन होता है वो कैसे गठन होता है। तो कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। उन्होंने कहा था कि इसका आदर्श तो ग्रेट ब्रिटेन है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ वैसे होना चाहिए। लेकिन ये कुछ ग्रेट ब्रिटेन का अजीब यानी कुछ अलग ही दास्तान यानी इसकी कहानी थी। तो उसी कहानी को देखेंगे। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, ये तो धीरे धीरे हुआ था, यानी एक लंबे समय तक चलने वाली एक प्रक्रिया थी और उसी का निर्माण ये था। तो उसी के कारण क्या हुआ था, गठन हुआ था, इसका नतीजा था। इसका कारण था 18वीं सदी से पहले ब्रिटानी राष्ट्र था ही नहीं। उस समय ये अलग अलग थे। उस समय ये ब्रिटानी जो द्वीप समूह में रहने वाले मुख्य लोग कौन थे, अंग्रेज अलग थे, वेल्स अलग थे, स्कॉट अलग थे, आयरिश अलग थे, है ना। ये जो इंग्लैंड था एक देश, वेल्स था, स्कॉटलैंड था, इनका आयरलैंड था। तो ऐसे अलग अलग और मुख्य तो इनकी पहचान कैसी थी, नर जाति। अभी हम साइड में देखेंगे। इन सभी जातीय समूह की अपनी क्या थी, अलग पहचान थी। ये पहचान कैसे थी, ये नर जाति समूह को हम देख लेते हैं पहले। तो नर जाति का मतलब क्या होता है, एक साझा नस्ली और जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम या पृष्ठभूमि जिससे कोई समुदाय अपनी क्या मानता हो, पहचान मानता हो। तो यही थी इसमें अलग। तो इसको हमने यहाँ से देखा था कि इन सभी जातीय समूह की अपनी क्या थी, सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। कि इन सभी जो इंग्लैंड था, वेल्स था, स्कॉटलैंड था, आयरिश थे, इनके सब की। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत और अहमियत और सत्ता में वृद्धि, किसकी, आंग्ल की, तो उन्होंने द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। किन पर, वेल्स को, आयरिश को, स्कॉट को, इन सब को फिर क्या कर दिया था, अपने अधीन कर दिया था। किसके कारण, ताकत के बल पर। तो ये तीनों ही जो काम हुए वो किसके हुए, सैन्य बल पर यानी ताकत के बल पर हुए। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1888 में क्या हुआ था, राजतंत्र से ताकत भी छीन ली थी। ठीक है। तो यहाँ पर भी धीरे धीरे क्या हुआ था, यहाँ संघर्ष चल रहा था राजतंत्र के हाथ में, और आखिर यहाँ पर राजतंत्र के हाथ से मतलब समाप्त नहीं किया गया था यहाँ राजतंत्र को, लेकिन उसके हाथ से जो सत्ता है वो संसद के हाथ में अधिकार जो स्थानांतरित कर दिए गए थे। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में कौन था, इंग्लैंड था। और आज भी देखो इंग्लैंड का ही सारे क्षेत्र पर आधिपत्य है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हुआ था, और इसी एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का क्या हुआ था, गठन हुआ था। आज ये थोड़ा मामला चर्चित है, किसको लेकर के, जो ब्रिटेन ने क्या किया था, या कह सकते हैं इंग्लैंड ने जो यूरोपीय यूनियन से अलग होने का जो फैसला लिया था। तो इसके कारण स्कॉटलैंड क्या है, स्कॉटलैंड अपना व्यापार कर रहा है उस यूनियन के साथ में, तो जबकि इंग्लैंड उस पर दबाव डाल रहा है कि वो उसका सदस्य होने के नाते किसका, इस यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का सदस्य होने के साथ जो संधि है वो स्कॉटलैंड पर भी लागू होती है। जबकि वो कहता है, स्कॉटलैंड कहता हमारे लिए ऐसी नहीं, हम कोई यूनियन से बाहर नहीं हुए। तो ये कैसे होगा, आगे आने वाला समय बताएगा कि दोनों के बीच में, लेकिन ये थोड़ा टकराव चल रहा है। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर क्या कहते हैं, अपना प्रभुत्व बढ़ा लिया, क्योंकि इंग्लैंड की यानी अंग्रेजों की ताकत ज़्यादा थी। इसके बाद ब्रिटानी संसद में भी आंग्ल सदस्यों का क्या रहा, दबदबा, और निरंतर जो स्कॉटी आवाज़ को दबाया
गया था। स्कॉटी के अन्य वेल्स वगैरह आयरिश सबकी आवाज़ को दबाया गया। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ युवा तो स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबा। जैसा कि आप देख सकते हो अंग्रेज भारत में तो भी कैसे भारत को भी क्या किया था, भारत में ऐसा वर्ग उन्होंने उत्पन्न किया था जो क्या हो, सिर्फ रंग ढंग से भारतीय हो और बाकी वैचारिक रूप से क्या हो, अंग्रेज हो। और उन्होंने भारत की जो संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को भी दबाने का काम किया था। जो पहले यहाँ पर स्कॉटलैंड में वो कर चुके थे, आयरलैंड में कर चुके थे, तो वही भारत में उन्होंने करने का प्रयास किया था। तो स्कॉटिश हाईलैंड के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, जिससे ज़बरदस्त क्या हुआ, दमन का सामना करना। तो यहाँ देखो जो धर्म के अंदर सुधार के बाद में जो ईसाई धर्म दो भागों में बंट गए थे, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। तो जब यहाँ पर जो स्कॉटी हाईलैंड में कैथोलिक वाले ज़्यादा थे, जबकि इंग्लैंड वो प्रोटेस्टेंट का ज़्यादा सपोर्ट करता था। तो इसी कारण स्कॉटिश जो हाईलैंड के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की भी मनाही कर दी गई थी। तो इस तरीके से जो ताकत के बल पर इनको दबाने का कार्य किया था, उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन किसको कहते हैं, देश छोड़ने के लिए क्या किया था, मजबूर कर दिया गया था। ये तो बात हमने देखी स्कॉटलैंड की, यानी कि अंग्रेजों ने क्या कर लिया था या इंग्लैंड ने ताकत के बल पर स्कॉटलैंड पर अधिकार कर लिया। वैसे अब कहानी सेम टू सेम कहानी आयरलैंड की, वैसे ही हसर आयरलैंड का हुआ। वो देश एक कैथोलिक और प्रोटेस्ट धार्मिक गुटों में गहराई से थे, यहाँ दोनों ही धर्म वाले थे। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्ट धर्म मानने वाले को बहुसंख्यक यानी ज़्यादा कैथोलिक थे, फिर भी कम वाले प्रोटेस्टेंट को प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता दी थी और ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध कैथोलिक विद्रोह का निर्ममतापूर्वक दमन किया था। किसने, इंग्लैंड ने कर दिया था। तो ऐसे इंग्लैंड ने भी यहाँ ताकत के बल पर, वैचारिक बल पर, हर किसी माध्यम से यहाँ पर आयरलैंड के लोगों यानी आयरिश लोगों का भी दमन किया। वॉल्पटॉन और उनकी यूनाइटेड आयरिश मैन 1798 की अगुवाई में क्या हुआ, असफल विद्रोह भी हुआ, लेकिन वो विद्रोह क्या हुआ था, सफल नहीं हो पाया था, यानी अपने उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाए थे। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया। जैसा कि स्कॉटलैंड के साथ में जो भी था इन्होंने समझौता किया, लेकिन ऐसा इनके साथ में नहीं, इनको तो बलपूर्वक शामिल कर दिया और एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया। और जिस पर कौन था हावी, आंग्ल अंग्रेज थी, यानी इंग्लैंड ही इस पर हावी था और उसका प्रचार किया। और इस प्रचार के कौन से तरीके इन्होंने अपनाए, ये महत्वपूर्ण है कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। यानी ये जो मैं वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, जो कक्षा 10 के विद्यार्थी, इसके अलावा जो कंपटीशन परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन के जो प्रतीक चिन्ह थे जिसमें ब्रिटानी झंडा, जिसको क्या था, यूनियन जैक था, और राष्ट्रीय गान जिसका नाम था गॉड सेवर आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया। और पुराने राष्ट्र इस संघ में मात्र सहयोगी के रूप में ही रह गए थे, यानी उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, मुख्य भूमिका से उनको किनारे पर कर दिया गया था, जो सहायक के रूप में ही क्या हो गए थे, रह गए थे। और मुख्य कौन हो गया था, मुख्य भूमिका किसकी थी, इंग्लैंड की ही थी। तो इस तरीके से इस आज के हमने पार्ट के अंदर देखा कि किस तरीके से जो सेना के बल पर ही क्या हुआ था, 3 महत्वपूर्ण राष्ट्र राज्यों का गठन हुआ था। तो आशा करता हूँ कि ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।